सपने देखना हर किसी का हक होता है, लेकिन क्या आप उन सपनों को पूरा करने में सक्षम हैं? सपनों की बात यहाँ पे हो रही है आपके आर्थिक लक्ष्यों की। आर्थिक लक्ष्य को पूरा करने के लिए आपको कुछ नहीं करना होता, बस एक फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी या एक फाइनेंशियल प्लान को फॉलो करना होता है। कैसे आप अपने लिए, अपने आर्थिक लक्ष्यों के लिए एक फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, विस्तार से बात करेंगे आगे। मैं हूँ आपके साथ कविता थपलियाल। आप देख रहे हैं एटी मनी, बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। शुरुआत करते हैं ऑन द शो के साथ। युवाओं में लाइफ इंश्योरेंस को लेकर जागरूकता की कमी और लाइफ इंश्योरेंस काउंसिल ने 40 शहरों में किया सर्वे। जानेंगे सर्वे से कौन सी खास बातें निकल कर आई हैं सामने। कैसी होगी विदेश में बिटिया की पढ़ाई का सपना पूरा और फिक्स्ड इनकम के लिए एकमुश्त निवेश करें या एसआईपी, बताएंगे आपको आज। साथ ही आपको बताएंगे कैसे बनाए एक संतुलित पोर्टफोलियो। इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, लोन, क्रेडिट कार्ड, क्रिप्टो करेंसी से जुड़ा सवाल हमसे पूछना चाहते हैं तो अपना सवाल हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है 9619873567। ये वो नंबर है जहां पर अपने सवाल आप हम तक पहुंचाएंगे। तो चलिए शो की शुरुआत करेंगे एक बेहद खास मुद्दे के साथ। लाइफ इंश्योरेंस काउंसिल एक सर्वे लेकर आया है जहां पर पूरे देश में लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को लेकर लोगों में महामारी के बाद किस तरह से जागरूकता बढ़ी है और किस तरह से लोगों ने लाइफ इंश्योरेंस को एक रिस्क प्रोटेक्शन कवर के तहत अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना शुरू कर दिया है। अक्रॉस एज ग्रुप्स क्या कुछ निकल कर आया है इस सर्वे में, हम बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं ऑप्टिमा मनी मैनेजर्स के एमडी पंकज मटपार, पॉलिसीबाजार.com के हेड टर्म लाइफ इंश्योरेंस सज्जा प्रवीण चौधरी और लाइफ इंश्योरेंस काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल सत्येंद्र नाथ भट्टाचार्य। आप सभी का स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। सत्येंद्र जी, आपके पास आएंगे सबसे पहले क्योंकि सर्वे कराया गया है लाइफ इंश्योरेंस काउंसिल के जरिए। मुझे बताएं क्या अहम बातें निकल कर आई हैं और किस तरह से जो इंश्योरेंस पर सर्वे किया गया है, लाइफ इंश्योरेंस पर सर्वे किया गया है, इससे ये पता चल रहा है कि लोगों में जागरूकता बढ़ी है। ये करीब 40 शहरों में किया है। 12,000 लोगों को कवर किया गया था जिनका एज ग्रुप अप्रोक्सीमेटली 25 से 55 साल के बीच के हैं। और ये जानने की कोशिश की थी उनके हिसाब से जीवन बीमा का मतलब क्या है, क्या वो समझते हैं इंश्योरेंस क्या चीज है, जीवन बीमा, और अगर समझते हैं तो क्या उन्होंने वो बीमा लिया है कि नहीं लिया है या लेने वाले हैं, ये जानना चाहते रहे बिफोर हम लोग ये कैंपेन को स्टार्ट करें। यही सोचकर ये सर्वे किया गया था। बिल्कुल, काफ़ी चौंकाने वाले फैक्ट्स इस सर्वे में से पता चले हैं जहां पर न सिर्फ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के तौर पर बल्कि रिस्क प्रोटेक्शन के तौर पर भी लोग लाइफ इंश्योरेंस को अब कहीं ना कहीं समझना और ख़रीदना उन्होंने शुरू कर दिया है। सज्जा प्रवीण चौधरी से मैं सवाल पूछना चाहती हूँ, लाइफ इंश्योरेंस का सही मकसद होता है रिस्क प्रोटेक्शन आपकी लाइफ के लिए और आपकी तमाम आर्थिक जिम्मेदारियों के लिए। इस तरह के सर्वे से ये कितनी बात समझ में आ रही है आपको कि लोग इसको वाकई एक इन्वेस्टमेंट के तौर पर अब देख रहे हैं, लेकिन ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट के तौर पर नहीं बल्कि रिस्क प्रोटेक्शन इन्वेस्टमेंट के तौर पर? सज्जा, तो सर्वे में जो समझ में आया था, अगर आप जो देखोगे, जो न्यूज़ आर्टिकल भी कहते हैं या सर्वे के रिजल्ट्स कहते हैं, उसमें क्लियरली आई थिंक कस्टमर्स ने ये कहा था कि उनको पता है कि जो लाइफ इंश्योरेंस कवर उनका फैमिली को फाइनेंशियल प्रोटेक्शन के लिए हेल्प करेगा, और यदि अगर कल को कोई क्रिटिकल इलनेस के या क्रिटिकल बीमारी की वजह से कुछ होता है, वो इनकम को इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू जो क्लेम आएगा लाइफ इंश्योरेंस का या क्रिटिकल इलनेस की वजह से जो आता है, उसकी वजह से उनका फैमिली का इनकम स्टेबलाइज होगा। तो इससे एटलीस्ट ये क्लियर है कि अब पहले ऐसा होता था कि लाइफ इंश्योरेंस में बहुत सारी चीजें, जब लाइफ इंश्योरेंस की बात करते हो तब एक इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में ही सोचा जाता था। पर लेकिन अगर ये सर्वे के रिजल्ट्स देखते हो कि मतलब उसमें लिखा है कि, या जिसमें कस्टमर्स ने कहा है कि हम हमारा फैमिली का इनकम बढ़ाना चाहता है या इनकम का रिप्लेसमेंट करना चाहता है लाइफ इंश्योरेंस के थ्रू, तो उसमें क्लियरली नजर आता है कि कंज्यूमर्स का वो जो व्यू है वो बहुत चेंज हुआ है ओवर पीरियड ऑफ टाइम, कि ताकि जो जिसके बेस पे हम ये कह सकते हैं कि आज के दिन में एवरेज कंज्यूमर बिलीव करता है कि लाइफ इंश्योरेंस का मतलब सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं है, बल्कि उनका एक्चुअली लाइफ प्रोटेक्ट करने के लिए और फैमिली का फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर करने का है।
पंकज जी, एक चीज़ जो मुझे सर्वे में काफ़ी हाईलाइटेड पता चली है, लेकिन शायद समझाएं आप इसको बेहतर तरीके से। कुछ रिस्पोंडेंट्स को समझ में आता है कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की ज़रूरत है, लेकिन इसकी अहमियत को समझने वाले लोग थोड़े से कम हैं। ये मतलब क्या है, ये हमको समझाएं। लोगों की मानसिकता में ये बदलाव क्या है? बिल्कुल, देखिए क्या है कि पहले लोग जब लाइफ इंश्योरेंस बाय करते थे, दो ही वजह होती थी। एक कि थोड़ा सेविंग हो जाएगी, और दूसरा टैक्स सेविंग के लिए अक्सर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज को यूज किया जाता था। लेकिन अब जैसा कि जो मेन ऑब्जेक्टिव है लाइफ इंश्योरेंस का, वो लोगों को समझ में आ गया है कि किस लिए लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए। और उसकी काफी हद तक एक वजह यह भी है कि जब कोई लोन लेता है तो उस वक्त पर भी बताया जाता है कि आपने लाइफ इंश्योरेंस नहीं लेंगे तो क्या दिक्कत हो सकती है। या फिर अगर मतलब जो हम बात करते हैं कि मेन ऑब्जेक्टिव जो कमाने वाले व्यक्ति है उसकी अगर डेथ हो जाती है तो उस केस में किस तरह से दिक्कत आ सकती है, तो लोगों को इस बात की अहमियत तो मालूम चली है कि लाइफ इंश्योरेंस क्या है। लेकिन अगेन जब बात आती है कि कितना कवर होना चाहिए, कितना इंश्योरेंस लेना चाहिए, किस तरह की पॉलिसीज सुटेबल होंगी, वो सब की जानकारी अभी भी थोड़ी कम है। तो लोग इंश्योरेंस को समझ रहे हैं, लाइफ इंश्योरेंस किस तरह से आपके लिए जरूरी है उसको समझते हैं। लेकिन अगेन जब बात आती है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बाय करने की, तो वहां पर कहीं ना कहीं अभी भी उस समझ की कमी है। चाहे आप लाइफ कवर को लेकर बात करें कि कितना कवर होना चाहिए, चाहे आप ये बात करें कि किस तरह की पॉलिसीज सुटेबल होंगी, वहां पर अभी भी थोड़ा अवेयरनेस की जरूरत है। भट्टाचार्य जी, ये बताएं मुझे कि सबसे अनोखी और नई बात आपको इस सर्वे में क्या निकल कर आती हुई दिखाई दी है? ऐसे तमाम सर्वे तो कई सालों से आप लगातार कर ही रहे होंगे, लेकिन नयापन आपको क्या सर्वे में आता हुआ दिखाई दिया है? 71% लोग जीवन बीमा के बारे में जानते थे, समझते थे कि वो परिवार की को सुरक्षा रखने के लिए है, फाइनेंशियल जीवन के फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए प्लान लिया जाता है। इसका मतलब है कि अवेयरनेस थी, लेकिन वो ये भी जरूरी समझ 91% लोग समझते हैं कि जीवन बीमा एक जरूरी चीज है, बट फिर भी जब लेने की बात आती है तो इतने लोगों ने उसको अभी तक लिया नहीं है। मतलब ज्ञात है उनको कि जीवन बीमा क्या चीज है, लेकिन अभी भी उस पर लेने या न लेने का डिसीजन नहीं हो पाया। भट्टाचार्य जी, युवाओं की बात करें और मिलेनियल्स की बात करें तो सर्वे में साफ तौर से ये कहा गया है कि इन्हें मालूमात नहीं है लाइफ इंश्योरेंस के बारे में, लेकिन फिर भी निवेश करने या खरीदने के इच्छुक हैं। इसका मतलब हम क्या समझें? क्योंकि युवा और मिलेनियल्स तो हम देख रहे हैं क्रिप्टो करेंसी और बाकी तमाम निवेश के विकल्पों में निवेश करते हैं, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस में जानकारी नहीं होने के बावजूद भी वो पैसे लगाना चाहते हैं। ये किस तरह की मानसिकता है? ये कैंपेन का पर्पस ही यही है कि हम लोगों को ये समझाएं कि कुछ भी लेने के पहले आप सबसे पहले अपना जीवन बीमा कराइए। इसी को हम लोग पुश कर रहे हैं कि बाकी सब जरूरी है, लेकिन ये सबसे जरूरी है। सबसे पहले आप अपना जीवन बीमा कराइए, फिर दूसरे के बारे में सोचिए। मिलेनियल को भी समझना पड़ेगा कि सबसे जरूरी है कि आप अपने जीवन को सुरक्षित रखिए, और जीवन को सुरक्षित रखने के लिए जीवन बीमा लेना जरूरी है। सज्जा, मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा इस पर आप विस्तार करें, जिस तरह की मानसिकता युवाओं की निकल कर आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी भी मुझे ये लग रहा है कि सर्वे में से हमें ये बात निकल कर आ रही है कि वो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट के तौर पे उसको अभी भी देख रहे हैं। रिस्क कवर जो कि असली मकसद होता है, उसके तौर पर अभी भी युवाओं और मिलेनियल्स की तरफ से लाइफ इंश्योरेंस को नहीं समझा जा रहा है। क्या कहेंगे आप? अभी इसमें ना युवाओं और मिलेनियल्स की आप जो बात करते हैं, ऐसा नहीं कि सभी लोग इसी तरह से सोचते हैं कि मतलब इन्वेस्टमेंट ही है और लाइफ इंश्योरेंस को एक रिस्क कवर की तरह नहीं सोचते। कि ऐसी बात नहीं है, क्योंकि आज के दिन में अगर हमारे वेबसाइट पे देखें तो बहुत सारे मिलेनियल्स या यंग पॉपुलेशन है जो कि आते हैं और टर्म इंश्योरेंस खरीदते हैं कंपेयर टू थोड़ा एल्डर जनरेशन के हिसाब से। हैविंग सेड दैट, वो जो हम अभी जो रिपोर्ट में देख रहे हैं कि युवाओं में वो जो अभी भी इतना
जागरूकता नहीं है जब आप कंपेयर कर रहे हो कंपेरेटिव टू अदर एज ग्रुप्स के हिसाब से। उसमें से एक चीज तो ये है कि शायद थोड़ा सा जो उनको जो उस टाइम पे कहा जाता है या उनको जो वो लोग एडवाइस लेते हैं आज के दिन में, शायद वो पेरेंट्स से हो, फैमिली से हो, शायद उन्होंने जिस तरह से इन्वेस्टमेंट्स किया है, शायद थोड़ा बहुत उस तौर पे इन्वेस्टमेंट करने का उनको सजेस्ट किया जा रहा हो, उसके वजह से ये हो सकता है। पर लेकिन अगर यदि आप आज के दिन में जितने लोग टर्म इंश्योरेंस खरीदते हैं उस पर्सपेक्टिव से भी देखोगे, जितने लोग एटलीस्ट आप जैसे बोला था कि जो लोग क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानते हैं या ऑनलाइन में जो करते हैं, स्पेशली ऑनलाइन के जनता का देखोगे, तो वहां पे मिलेनियल्स को क्लियरली आई थिंक आज के दिन में है कि रिस्क कवर के लिए लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए और उसमें से टर्म इंश्योरेंस एक अच्छी सी प्रोडक्ट है। और यही चीज हमारे आज के दिन में अगर हम टर्म इंश्योरेंस का जो पॉलिसी बाजार पे होता है उसमें देखते हैं तो अधिकतर लोग वो 30 से 32 साल के आसपास है और उसमें से इनफैक्ट 25-30 प्रतिशत लोग 30 साल के नीचे का उम्र का है। तो उसके हिसाब से ये क्लियरली ये नहीं बोल सकते कि मतलब उनका मिलेनियल्स को नहीं पता है, पर लेकिन हाँ ये तो कह सकता है कि जिन लोगों को मिलेनियल्स में भी पूरी तरह से नहीं पता है, इतना तो बोल सकते हैं। और उसका ये हो सकता है कि द रीजन या जो रीजन बोलते हैं जिसकी वजह से ये हो रहा है, उसको ये कह सकता है कि जिस तरह से उनको इन्फॉर्मेशन पहुंच रहा है या बहुत बार हम लोग ऐसा नहीं कि मतलब पूरा का पूरा हम खुद पढ़ते हैं, मतलब बाकी लोगों से भी पूछते हैं, तो जिसके हिसाब से वो फैमिली या बाकी लोगों का इन्फ्लुएंस होता है, उसके वजह से प्रॉब्ली वहां पे टर्म इंश्योरेंस के बारे में नहीं पता हो रहा हो या रिस्क कवर के बारे में नहीं पता हो रहा हो और वो इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट की तरह ही देखा जा रहा है। और जैसे हमारे दोस्त लोगों ने कहा था, वो टैक्स का भी एक पर्पस होता है, टैक्स का रीजन भी होता है, जिस तरह से उनको बताया जाता है कि इसके थ्रू आप टैक्स बचा सकते हो, तो उसके हिसाब से वो लोग शुरू होते हैं। पर लेकिन धीरे धीरे आई थिंक वो जो जागरूकता है वो क्लियरली हो रहा है कि लाइफ इंश्योरेंस का मतलब है कि आपका रिस्क कवर करना है और उसके लिए शायद टर्म इंश्योरेंस जैसे प्लान्स को लेना चाहिए या वो प्लान्स को लेना चाहिए जिसमें आपका कवर आपको जितना होना चाहिए आपके इनकम के हिसाब से, उसके हिसाब से ज्यादा कवर मिल रहा हो। बिल्कुल बिल्कुल। पंकज जी, यहाँ पर एक चीज़ जो समझ में आ रही है, मुंबई, अहमदाबाद, पुणे, ये 3 जगह हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा डिमांड लाइफ इंश्योरेंस की निकल कर आ रही है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग खरीद रहे हैं। इसके पीछे क्या वजह है? और जैसा कि सजा ने भी कहा कि लोग ऑनलाइन बहुत ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं और इनके पोर्टल पे लोगों को टर्म इंश्योरेंस की जागरूकता है जो लेने आते हैं। इन जो शहरों की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस को लेकर जागरूकता बढ़ने के पीछे क्या ये भी एक रीज़न हो सकता है कि लोग लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों की ऑफिसेज ज़्यादा हो वहाँ पर, डिस्ट्रीब्यूटर ज़्यादा हो वहाँ पर, और इसीलिए कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि जो समझ होती है वो लोगों में इन बड़े राज्यों में ज़्यादा है? बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, एक तो ये बात है कि यहाँ पर जो मतलब इंटरमीडिएट्स हैं, जो एजेंट्स हैं या ब्रोकर्स हैं, उनकी संख्या ज्यादा होगी तो डेफिनेटली ज्यादा अवेयरनेस भी क्रिएट होगी और पुश भी किया जाएगा प्रोडक्ट, वो एक कारण है। दूसरी बात अवेयरनेस, क्योंकि मेट्रोज की अगर हम बात करें, ऐसे शहरों की बात करें, थोड़ी सी अवेयरनेस की ज्यादा एक्सपेक्टेशन रहती ही है। और एक बड़ा कारण ये भी है कि ऐसे शहरों में मान लीजिए हम इस बात को लेकर चले कि आपको अपने लोन को प्रोटेक्ट करना है, तो यहाँ पर क्योंकि अवेयरनेस है, लोन वगैरह लोग लेते हैं तो उसको प्रोटेक्ट करने के हिसाब से भी ले लेते हैं। फिर फाइनेंशियली भी लोग थोड़े सेवी हैं, या फिर ऑनलाइन में ऐसे शहरों में डेफिनेटली ये भी एक वजह है कि कंपेयर करना या एक्सेस टू दिस पोर्टल वगैरह वो ज्यादा होता है, तो वो भी कारण है। तो कुल मिला के ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से आप यहाँ पर ज्यादा उम्मीद कर सकते हैं। और दूसरी बात कविता, मैं बात और बोलना चाहूंगा, यहाँ पर हम जो बात कर रहे थे, पहले क्या था ना कि लोग जब इंश्योरेंस की बात करते थे तो जैसे किसी ने 2 पॉलिसी ले ली 2-2 लाख रुपए की, और किसी ने उसको बोला कि अब इंश्योरेंस बाय कर लीजिए, तो सिंपली बोलता था कि ठीक है मेरा इंश्योरेंस है, अब एक काम कीजिए मैं वाइफ के नाम से ले लेता हूं, चाहे वो हाउस वाइफ हो, बच्चों के नाम से पॉलिसी ले लेते हैं। तो अब एक बात तो है कि लोगों को इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंस तो बिल्कुल मालूम है कि कवर होना चाहिए, लेकिन आज भी मैं कहूंगा कि टर्म इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंस समझ में आ रही है। फिर भी आज भी लोगों में इन्वेस्टमेंट कम इंश्योरेंस प्रोडक्ट की काफी हद तक डिमांड है। लोग चाहते हैं कि जब वो इंश्योरेंस बाय करें तो उसमें कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट का कंपोनेंट तो भी हो। मुझे एक यही समझना है कि जो सर्वे में आपको पढ़कर समझ में आया है पंकज जी, क्या वो ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स की बात हो रही है या टर्म इंश्योरेंस की बात हो रही है? बिल्कुल, मैं उसी को टच करना चाह रहा था। मुझे आज भी जो समझा है पूरी रिपोर्ट को, उसमें ये बात बिल्कुल है। लोग आज भी इन्वेस्टमेंट के साथ इंश्योरेंस, जो मैंने कहा ना, कहीं ये बात तो समझ में आती है, जो पहले वाली बात थी सिर्फ टैक्स सेविंग
या सिर्फ सेविंग, तो सिर्फ सेविंग की बात करते थे तो लोग कहते थे कि ठीक है वाइफ के नाम पे एक पॉलिसी हो जाएगी, एक पॉलिसी बच्चों के नाम पे हो जाएगी। लेकिन अब ये समझते हैं कि जो अर्निंग पर्सन है उसका इंश्योरेंस कवर होना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी उन्हें साथ में उसमें इन्वेस्टमेंट भी चाहिए। तो जब इन्वेस्टमेंट चाहिए तो फिर आप डेफिनेटली जो एक पर्पज होता है इंश्योरेंस का वो कहीं तक मीट आउट नहीं हो पाता है। जैसा कि अभी बता रहे थे कि लोगों में जागरूकता बढ़ रही है टर्म इंश्योरेंस की, मैं एग्री करता हूं, लेकिन फिर भी जो सर्वे आप पढ़ेंगे तो समझ में आता है कि जो लोग क्रिप्टो में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स में भी कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इंश्योरेंस में भी इन्वेस्टमेंट करने के बारे में विचार कर रहे हैं कि उन्हें इंश्योरेंस भी मिल जाए और साथ में यहाँ पे बाकी चीजें टैक्स सेविंग भी हो जाए, सेविंग्स भी हो जाए। तो ये बात जरूरी है। यहां पर अब इंश्योरेंस काउंसिल को और फोकस करना होगा कि सबसे पहले इंश्योरेंस सही है, लेकिन लोगों को इस समझ के साथ कि आप जब इंश्योरेंस ले रहे हैं तो पहला पर्पस कि अगर कुछ हो जाए उस व्यक्ति को, फैमिली को, देखिए आप जीवन को सुरक्षित नहीं कर सकते, आप जीवन को सुरक्षित नहीं कर सकते, लेकिन जीवन में यदि फाइनेंशियल दिक्कत आए उस व्यक्ति के चले जाने के बाद उसको सुरक्षित करना बहुत जरूरी है। और इसके लिए सबसे पहले इंश्योरेंस बाय करें तो एडिक्वेट सम एश्योर्ड के साथ। बिल्कुल। और लाइफ इंश्योरेंस की जहाँ तक बात है, आपको एक प्योर टर्म प्लान ले लेना है, यही सबसे सही स्वरूप है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत अगर आप कुछ खरीदना चाहते हैं तो। बहुत बहुत धन्यवाद भट्टाचार्य जी आपका और सज्जा आपका, समय निकाला और सर्वे की बारीकियां बताई लोगों को, और ये बताया कि लाइफ इंश्योरेंस आपके आर्थिक जीवन के लिए और आपके जीवन के लिए, आपके अपनों के लिए कितना ज़रूरी है। लेकिन शो को आगे बढ़ाते हैं और अब हम सीधा रुख करेंगे दर्शकों के सवालों की ओर। इसमें हमारे साथ जुड़ रहे हैं विश्व के CEO ऋषि मेहरा, और साथ ही आपको बता दें कि अगर आप भी इस शो में अपने सवाल हमसे पूछना चाहते हैं तो 9619873567 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, जहां पर आप अपने सवाल हमें भेजेंगे, हम आपके सवाल शो में शामिल करेंगे और हमारे एक्सपर्ट करेंगे आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग। चलिए शो की शुरुआत करते हैं। ऋषि मेहरा और पंकज मटपाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे पहले दर्शक विनोद गौर भी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। गौर साहब नमस्कार। सर नमस्ते मैडम, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कि आप इतना अच्छा प्रोग्राम चलाते हैं और हम जैसे जो लेमैन हैं उनके लिए एक मोरल बूस्टिंग का काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सराहना की हमारी और इसी से हमारा प्रोत्साहन बढ़ता है, हम अच्छी प्रोग्रामिंग करने के लिए और भी ज़्यादा इनकरेज होते हैं। बताएं सर, आपकी सहायता आज कैसे की जाए? मैंने ना अभी जनवरी मंथ में SIP शुरू की है 50,000 की। तो 5 स्कीम्स है, HDFC बैलेंस एडवांस फंड रेगुलर ग्रोथ, टाटा डिजिटल इंडिया फंड रेगुलर ग्रोथ, महिंद्रा मेनुलाइफ टॉप 250 निवेश योजना रेगुलर ग्रोथ, पारंपरिक कैपिटल फंड फ्लेक्सी कैप रेगुलर ग्रोथ और कैनडा रोबेको इमर्जिंग इक्विटी फंड रेगुलर ग्रोथ। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मैं 5 साल में 75 लाख रुपए अपने बच्चों की शादी कुछ दूसरे उसके लिए अगर एक्सपेक्ट करूँ, इनमें मैंने कुछ 3-3 लाख पहली 3 में लमसम भी डाल रखा है। इन्हीं फंड में आपका लमसम था, आप ये कह रहे हैं? हाँ जी, पहले HDFC बैलेंस में मैंने 3 लाख डाल रखे लमसम, टाटा डिजिटल में 3 लाख के आसपास और महिंद्रा मेनुलाइफ में 3 लाख के आसपास। ये इसी दौरान डाले हैं पिछले 2 महीने में। अच्छा अच्छा, ठीक है। और अभी आपकी SIP भी चल रही है, वो अलग है? हाँ, ये SIP भी जनवरी में शुरू की है 10-10 हजार की 500 में। ठीक है सर, मुझे बताएं 5 साल के बाद जो 75 लाख का आपका लक्ष्य है, क्या करेंगे इसका? एक तो मेरे 2 बच्चे, उनकी शादियों का प्लान है और अच्छा, और छोटे मोटे खर्चे हैं उनके लिए थोड़ा। तो 75 लाख पर्याप्त होंगे आपके लिए? जी मैं पूछ रही हूँ 75 लाख पर्याप्त होंगे? मैं वही जानना चाह रहा था, इसमें SIP बढ़ानी पड़े तो मैं बढ़ा सकता हूँ इनमें या दूसरी कोई और स्कीम्स हो तो उनमें भी। अच्छा, और आपने जो स्कीम्स जोड़ी हैं पोर्टफोलियो में, ये आपने खुद रिसर्च की है? नहीं, ये किसी के थ्रू की है। वरना आप बाजार को पढ़ते हैं? हमारे कलीग थे, उनके थ्रू थोड़ा जानकारी ली थी मैंने, ही आपके शो देख के थोड़ा जानकारी हुई थी। जी, इससे पहले आपने कभी निवेश नहीं किया है ना कहीं पर? नहीं, पहले मैं ये आपके देखता रहा था, पर मेरा पहले रियल एस्टेट थोड़ा सा खरीदने में था तो उसमें इतना अमाउंट बना नहीं, फिर कुछ बने नहीं तो इसलिए थोड़ा हेजिटेट करते थे। अच्छा, चलिए अच्छा लगा
कि आपने इक्विटी में निवेश करने के बारे में सोचा, म्यूचुअल फंड के जरिए आप निवेश कर रहे हैं, थोड़ा सा आपका जोखिम तो कम होगा, लेकिन पंकज जी फिर भी देखिए 5 साल का समय है इनके पास, मीडियम टर्म आउटलुक एक तरह से हो सकता है, तो ये बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते। और इन्होंने कहा है कि बच्चों की शादी का एक अहम लक्ष्य है जिसके लिए ये पैसे इकट्ठा करना चाहते हैं, हालांकि नहीं जानते हैं कि 75 लाख काफ़ी है या नहीं है, पर्याप्त है या नहीं है। तो मेरे ख्याल से पोर्टफोलियो जो कि फिलहाल थोड़ा सा अग्रेसिव दिख रहा है मुझे, आप इसमें थोड़ा सा कम करेंगे इसे एग्रेसिव क्या? देखिए, दो चीजें हैं यहाँ पे। पोर्टफोलियो अग्रेसिव है, लेकिन साथ में क्योंकि इनका जो लक्ष्य है वो काफी बड़ा है, उस हिसाब से जितना अभी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, और जिसे बता रहे हैं कि 1-1 लाख रुपया 3 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए लमसम में, बाकी एसआईपी चल रही है। अब क्योंकि 5 साल का लक्ष्य है, तो अगर आप यहाँ पर 12-13% का CAGR एक्सपेक्ट करते हैं तो भी 75 लाख तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। यहां मतलब आपको करीब करीब 20% से भी ज्यादा का रिटर्न एक्सपेक्ट करना पड़ेगा यदि आपको 75 लाख एग्जिस्टिंग जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है उससे पाना है। तो वो एक बहुत ही ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक एक्सपेक्टेशन होगी। तो पहली बात ये तो जरूरी है कि आपको SIP अमाउंट बढ़ाना होगा, कम से कम 20,000 रुपया महीना तो आप बढ़ाइए इसे, और हो सके तो थोड़ा लमसम भी आप इन्वेस्टमेंट कर दिए। जब जब मार्केट में ऐसा मौका मिलता है, मार्केट में थोड़ी सी गिरावट होती है और आपके पास लमसम पैसे अवेलेबल हो, उस वक्त पर आप थोड़ा सा टॉपअप भी कर लीजिए। तो पैसा तो बिल्कुल बढ़ाना ही पड़ेगा आपको अगर आपको 5 साल में 75 लाख चाहिए। दूसरी बात, जहां तक स्कीम का सवाल है, यहां पर क्योंकि आपके पास मेनली इक्विटी स्कीम्स हैं, एक स्कीम है आपके पास HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड, जो कि एक हाइब्रिड फंड है, लेकिन इस फंड की परफॉर्मेंस को देखते हुए मैं आपको जरूर कहूंगा कि आपको इसमें बदलाव करना चाहिए। जो लमसम किया हुआ है आप उसे रहने दीजिए, लेकिन आगे की SIP आप इस स्कीम में बंद कर दीजिए, उसकी जगह पर आप दूसरी कोई स्कीम ले लीजिए। और साथ ही एक ये भी जानना जरूरी है कि जो टाटा डिजिटल इंडिया फंड आपके पास में है, ये एक सेक्टोरल फंड है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ IT सेक्टर की कंपनीज में मेजरली इन्वेस्ट करेगा। तो क्योंकि सेक्टोरल फंड है, इस वक्त तो IT सेक्टर अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी क्योंकि नजरिया 5 साल का है, मैं कहूंगा कि फिलहाल आप कर लीजिए, लेकिन 1 साल 2 साल के बाद आपको यहां से भी एग्जिट करना चाहिए। नहीं तो ऐसा ना हो कि आप उसमें बने रहें और 5 साल में जब जरूरत हो उस वक्त एक सेक्टर में गिरावट आ जाए अनलकीली, तो आपको नुकसान ज्यादा हो सकता है, ये भी जानना जरूरी है। तो जो स्कीम में बदलाव की मैं बात कर रहा था आपसे, यदि आप अच्छे रिस्क के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं तो फिर आपको ICICI प्रूडेंशियल मल्टी कैप फंड या फिर निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड, इस तरह के फंड्स कंसिडर करने चाहिए जो डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड है। और अगर आप जोखिम थोड़ा कम चाहते हैं पोर्टफोलियो में, तो फिर आप ऐसे ही हाइब्रिड फंड जैसे कि ICICI प्रूडेंशियल एसेट एलोकेटर, ये एक अच्छा फंड हो सकता है, या फिर आदित्य बिरला सन लाइफ बैलेंस एडवांटेज फंड, इस तरह के फंड को आप कंसिडर कर सकते हैं। तो थोड़ा सा जैसा कविता ने शुरुआत में कहा कि थोड़ा मीडियम रिस्क के साथ में आगे बढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट अमाउंट को आप थोड़ा बढ़ा लीजिए। बिल्कुल। अब क्योंकि इनका समय केवल 5 साल का है, तो बहुत ज़रूरी है कि जब भी एक निवेशक अगर कोई एंट्री करने की स्ट्रैटेजी बनाता है किसी भी म्यूचुअल फंड में, तो अपने लक्ष्य नज़दीक आने से पहले एक एग्जिट स्ट्रैटेजी भी उनके पास होनी चाहिए, जो कि ऋषि बाजार के इस तरह के माहौल में होना बहुत ज़रूरी है, और इनका तो लक्ष्य ही 5 साल में है। तो अब ये एग्जिट स्ट्रैटेजी अपनी कैसी बनाएं, और साथ ही ये सुनिश्चित करें कि जिन फंड में निवेश कर रहे हैं कॉर्पस भी इकट्ठा हो जाए। देखिए, जो मेरे फेलो कंसल्टेंट्स ने बात करी, आपको थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा। रिस्क अगर आपने नहीं लिया तो आप ये फंड्स नहीं जनरेट कर पाएंगे। दूसरी बात, जैसे आपने कही कि एग्जिट स्ट्रैटेजी होना जरूरी है। 5 साल में एग्जिट स्ट्रैटेजी होना के लिए आपको ये सेक्टोरल फंड में रहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। आपको मल्टीपल फंड्स, जो या तो लॉन्ग टर्म फंड्स वाले इनमें ही रहना चाहिए या मल्टी कैप फंड्स में रहना चाहिए, जिससे कि आपको एग्जिट करते हुए किसी एक पर्टिकुलर टाइमिंग की जरूरत ना पड़े। तो मैं पूरा बिलीव करूंगा कि 5 साल की जब आप स्ट्रैटेजी लेते हैं तो आपको जितने भी मल्टी कैप फ्लेक्सी कैप फंड्स हैं उन्हीं में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। और एग्जिट स्ट्रैटेजी के लिए, क्योंकि इनको 5 साल के बाद ही एकदम जरूरत पड़ेगी, तो बीच में ये चेंज करने का टाइम नहीं होगा, तो ये रिस्क नहीं ले सकते कि किसी पर्टिकुलर सेक्टर को फॉलो कर सकते। पंकज जी भी कुछ कह रहे थे यहाँ पे। जो उन्होंने कहा वही मैं कहना चाह रहा था कि टाइम बहुत कम है। हम बात करते हैं लंबे समय की कि हम 10 साल इन्वेस्ट करें और फिर उसके बाद में स्टैगर्ड मैनर में उसको हम स्विच करें, बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि टाइम बहुत कम है। तो इसके लिए अभी से ही आप अगर स्ट्रेटेजी सही बनाएंगे तो बेहतर होगा।
चलिए विनोद गौर जी, बदलाव कीजिए अपने पोर्टफोलियो में इसके मुताबिक, और हो सके तो निवेश बढ़ाने की थोड़ा सा आप कोशिश कर सकते हैं। लेकिन शुभमोय सिन्हा हमारे दर्शक फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। नमस्कार शुभमोय जी, क्या हालचाल? नमस्कार मैडम, नमस्कार। ठीक है मैम, बताइए। एक्चुअली मेरा सवाल था कि मैं कुछ लमसम अमाउंट है मेरे मदर इन लॉ के पास, और रिसेंटली मेरे फादर इन लॉ की डेथ हो गई, तो कुछ पेंशन वगैरह का दिक्कत हो रहा, तो हम चाह रहे हैं कि कुछ ऐसा ही SWP स्कीम एक्सपर्ट साहब लोग बताएं कि उनका मंथली कुछ अर्निंग्स जनरेट हो और मेरा पोर्टफोलियो जो वो इंटैक्ट रहे। मुझे ये बताएं, 20-25 लाख रुपए निवेश करने की आप बात कर रहे हैं? जी। तो इसमें से जो आप SWP की बात कर रहे हैं, यानी एक तरह से आपको हर महीना एक रेगुलर इनकम चाहिए ना इस निवेश से? जी मैम। तो कितनी राशि होगी इसकी? तो एक्चुअली मेरा कुछ आइडिया नहीं है कि कितना मिल सकता है। एक्चुअली हम चाह रहे हैं कि वो पूरा पोर्टफोलियो इंटैक्ट रहे और उसमें से मेरा मैक्सिमम मंथली अर्निंग के हिसाब से आ जाए। और ये कितने सालों तक चाहिए होगा आपको? मोर देन 10 years? मोर देन 10 years। ऑलराइट ऋषि, कोई और क्लैरिटी आपको चाहिए इनको स्ट्रैटेजी सुझाने से पहले? नहीं, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो ये सोच रहे हैं ये बिल्कुल सही है कि इन्होंने सोचा कि ये SWP की स्ट्रैटेजी अपना लीजिए, बट इनको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये पैसा कितना चाहिए वो इनको कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसी के हिसाब से विड्रॉल की अमाउंट फिक्स करें ताकि ये 10-15 साल जितना भी ये चाह रहे हैं उतना उनका निकल सके। दूसरी एक चीज हम बहुत सलाह देना चाहेंगे इनको, क्योंकि ये एक स्ट्रैटेजी उनके लिए है कि जिनको इसी पैसे पे डिपेंडेंसी होगी, एक डेट डिफाइन करनी पड़ेगी जो इनके हिसाब से कंफर्टेबल हो। वो डेट जिनके हिसाब से वो अपना अगर कुछ भी कहीं खर्चा करते हैं उसके आसपास की डेट हो, ताकि वो पैसा उनको मिल जाए। दूसरी बात रही कि ये 25 लाख रुपए किन फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए, इस पॉइंट पे इन्वेस्टमेंट कभी भी रिस्की नहीं हो सकती, क्योंकि जिस चीज के लिए यूज कर रहे हैं वो एक अमाउंट पड़ा रहेगा, उस पर कुछ इंटरेस्ट मिलेगा और ये कुछ विड्रॉ करेंगे, तो इनकी स्कीम्स बिल्कुल नॉन रिस्की इन्वायरमेंट में होनी चाहिए। तो उसके लिए हम जो सलाह देते हैं कि वो ऐसा ही बना के रखें कि जिसमें बहुत नॉन रिस्की रहे, जिसमें मैं कहूंगा कि ICICI प्रो इक्विटी और डेट फंड, HDFC हाइब्रिड इक्विटी फंड, इन दो फंड्स को मैं इनको कहना चाहूंगा कि ये लें। मैं ये और भी कहना चाहूंगा कि इनको ये भी समझना चाहिए कि जैसे ही ये एक अमाउंट को डिसाइड करते हैं और कभी वो अमाउंट बहुत ज्यादा कम हो, मतलब इनको पड़े कि कभी इमरजेंसी फंड की भी जरूरत पड़नी सकती है, तो उसके हिसाब से भी कैलकुलेट करना पड़ेगा कि किसी बीमारी या किसी चीज के लिए अगर नहीं है तो पहले इनको चाहिए कि ये एक हेल्थ इंश्योरेंस का प्लान भी ले लें, ताकि अगर कुछ ऐसा ना हो कि वो बहुत बड़ी अमाउंट उस साइड के लिए निकल जाए। तो इनको सब उस हिसाब से प्लान करना पड़ेगा उनके लिए। चलिए, तो यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि आप क्लैरिटी लेकर आए शुभमोय कि आपको आखिर कितना पैसा निवेश करना है। और ऋषि, जो फंड्स आप बता रहे हैं उनमें SWP की सुविधा कैसे मिल पाएगी? देखिए, इनको फंड्स में जाना है और वहां पे जिसके भी ब्रोकर या किसी के थ्रू कर रहे हो उनको ये बताएं कि ये डेट और इतना अमाउंट मेरे को चाहिए, वो एक SWP कर लेंगे, इनका अकाउंट लिंक हो जाएगा, उसमें वो पैसे इनके आने शुरू हो जाएंगे। ये अब तकरीबन सब फंड्स में अवेलेबल है। ये जाके इनको जैसे ही जिसके थ्रू ले रहे हो उनको ये डिफाइन करें कि इस डेट को और इतनी अमाउंट मेरे को मंथली चाहिए, और वो उसको कैलकुलेट करके इनका प्रोग्राम वो शुरू कर देंगे, इसी अकाउंट में आना शुरू हो जाएगा। ऑलराइट, बशर्ते कि आप इतनी क्लैरिटी ले लें कि आपको कितनी इनकम चाहिए रेगुलर इनकम के तौर पे, आप हर महीना कितना चाहते हैं इस पूरे प्रोसेस में से। चलिए, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार मनमोहन हमारे दर्शक हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं अपने सवाल के जवाब का, देंगे उनके सवाल का जवाब इस छोटे से ब्रेक के बाद।